हम प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित देख रहे हैं। प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एक वस्तु की चाल बताती है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी समय। इसका उत्तर बताना है कि एक वस्तु की चाल इनमें से क्या क्या बताती है। इसका उत्तर है सी दूरी। कैसे? जैसे यहाँ पर हम बात करें, चाल होता है बराबर दूरी बटा समय। चाल होता है दूरी बटा समय, दोनों की गणना करते हैं, उसके बाद चाल ज्ञात हो जाता है। यहाँ चाल जो है दूरी पर आधारित होता है। इसी कारण यहाँ पर किसी वस्तु की चाल दूरी बताता है। ठीक है, इसका उत्तर हुआ सी दूरी। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है। समान दूरी तय करती तो उसकी गति कहलाती है। ऑप्शन ए, उसकी गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। इसका उत्तर हमें बताना है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होती है। उसकी गति असमान हो जाती है कि धनात्मक हो जाएगा, क्या परिवर्तनशील हो जाएगा, क्या होगा उसका? तो इसका उत्तर हुआ समान। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, मतलब गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहाँ समान गति कहलाता है। यहाँ पर गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समान समय में समान दूरी चल रही है और उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस कारण उसकी गति होगी समान गति होगी। अगला प्रश्न है वेग के बारे में। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर आ जाएगा। क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ आया, नहीं आया। अब क्लियर है। हाँ, प्रश्न देख रहे हैं। वेग एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी समय है, ऑप्शन डी कार्य है। वेग क्या है, इनमें से बताना है वेग क्या है। वेग जो है, वेग में दिशा होता है, इस कारण ऑप्शन बी होगा सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, जिसमें वेग के बारे में पढ़ते हैं तो वेग क्या होता है, कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है और किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में, कितनी तेज चल रही है और किस दिशा में चल रही है, ये वेग कहलाता है। वेग का अगर अर्थ देखें तो वेग का अर्थ होता है प्रवाह। वेग का अर्थ होता है प्रवाह। जैसे नदी का वेग, नदी बह रहा है तो नदी का वेग, नदी का भाव है तो उस नदी का वेग उसका प्रवाह कहलाता है, नदी का प्रवाह। तो वेग का अर्थ होता है प्रवाह। और वेग ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ चल रही है और किस दिशा में चल रही है, ये वेग बताता है। इस कारण यहाँ पर देख रहे हैं दिशा और तेज, कितनी तेज़ चल रही है, मतलब कैसे चल रही है, तेज़ चल रही है, दिशा भी बता रहा है। तो इसका मतलब हुआ वेग सदिश राशि है। अगर उदाहरण से समझें, उदाहरण बताएं, एक कार या एक मोटर, चलो एक कार ही ले लेते हैं। कार एक सेकंड में एक कार है, वो एक सेकंड में 10 मीटर चली। एक कार एक सेकंड में 10 मीटर चली। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वेग चलेंगे, मतलब चल रहा है एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, मतलब एक दूरी हुई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर हुई। और कितने सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, तो 10 मीटर उसकी दूरी हो गई। और कितना समय ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, तो 1 सेकंड
या इसको सेकंड एक को लिखने का आवश्यकता नहीं है, सीधा सेकंड ही लिख देते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। ये इसी को कहेंगे वेग, इसी को कहेंगे वस्तु का वेग, मतलब कार का वेग। ये हुआ कार का वेग। 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, मतलब ये वस्तु का वेग हुआ। इस प्रकार से वेग होता है। वेग, अगर वेग का सूत्र होता है तो वेग के बारे में भी देख लेते हैं। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय मतलब विस्थापन का अर्थ होता है एक स्थिति में परिवर्तन, मतलब विस्थापन मतलब होता है किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन को क्या कहते हैं? विस्थापन को दूरी से मापते हैं, तो इसलिए दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए इसका वेग का मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हुआ। इसके यहाँ पर हम लोग समझ गए कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो उसका वेग हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से वेग होता है। इस कारण वेग की दिशा बताता है और कितनी तेज चल रही है ये बताता है। इस प्रकार हमने देखे यहाँ पर इसका उत्तर हुआ सदिश राशि, मतलब वेग में दिशा होता है तो इस कारण सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं संवेग। संवेग का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी जे। ये जूल हुआ, ये न्यूटन हुआ। ये हमें न्यूटन बता रहा है, ये जूल बता रहा है। इसका संकेत से इसको संकेत को समझना। ये संकेत है, एक मिनट साफ नहीं हो रहा है, तो साफ नहीं दिख रहा है, एक मिनट साफ आएगा। हाँ, साफ आ जा, साफ क्लीन आ जा, फिर बिगड़ गया। ये है, अब साफ हुआ। यहाँ पर इस एन मतलब न्यूटन हुआ, जे मतलब जूल हुआ, यहाँ पर केजी मतलब किलोग्राम, एम मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बताना है कि इसमें संवेग का मात्रक इनमें से क्या है। संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है यहाँ पर देख लेते हैं। संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहा जाता है। संवेग क्या होता है? संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। ये होता है संवेग। तो किलोग्राम को किस में मापते हैं? केजी में। और वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर गुना है, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं। इस प्रकार केजी गुना एम प्रति सेकंड संवेग का मात्रक हुआ। इस प्रकार से संवेग ज्ञात मात्रक ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से ये संवेग का मात्रक हुआ। द्रव्यमान केजी, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी गुना एम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक हुआ। इस प्रकार संवेग का मात्रक हुआ ऑप्शन बी, केजी मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी विश्राम तथा गति अवस्था, ऑप्शन डी गुरुत्व। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम दिया था, न्यूटन का नियम पहला नियम, ये बताना किससे संबंधित है। इनमें से ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी विश्राम तथा गति का अवस्था, ऑप्शन डी गुरुत्व। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। यहाँ विचार करना, स्थिर और गतिशील दो चीज़ पर फोकस किया गया है उसके नियम में। प्रथम नियम में स्थिर होता है मतलब विश्राम,
स्थिर मतलब स्थिर है, मतलब कोई गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है, एक स्थान पर स्थिर है, एक स्थान पर टिका हुआ है, मतलब उसमें गति नहीं, मतलब हुआ विश्राम कर रहा है। और गतिशील अथवा गति है, गति में है, वस्तु गति में है, तो गति और विश्राम को फोकस किए करे हैं, तो इसका उत्तर होता है सी, विश्राम तथा गति अवस्था, ये उसका उत्तर है। न्यूटन का प्रथम नियम विश्राम तथा गतिक अवस्था पर से संबंधित है। इसका एक उदाहरण भी बता देते हैं। उदाहरण, किसका उदाहरण? न्यूटन का गति का प्रथम नियम। एक किताब है, कोई किताब है, किसी मेज पर रखा गया है, किसी मेज पर ऐसा रख दी हम किताब को, और किताब रखी है, जब तक वह स्थिर है तब तक वह स्थिर रहेगी, जब तक कोई उसे उठा नहीं लेते। जिसको उठा लिया तो गतिमान हो जाएगा, मतलब ऊपर उठ जाएगा। अगर वो स्थिर है, ये किताब एक मेज पर रखी है, तब तक वह स्थिर रहेगी जब तक कि कोई उसे उठा नहीं लेता। ये इसका थोड़ा सा उदाहरण देखे हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी मीटर। बल क्या होता है? बल, अगर किसी बल का सूत्र होता है द्रव्यमान, यहाँ पर मात्रा याद करना है हमें, तो हम मात्रा याद कर रहे हैं। बल होता है तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये बल का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, और त्वरण क्या चीज़ है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय, सेकंड है ये, सेकंड। तो इस प्रकार क्या होगा? kg गुना वेग में परिवर्तन, मतलब वेग मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर बटा सेकंड बटा s। तो इसका हो जाएगा kg गुना मीटर प्रति सेकंड वर्ग। मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं, हम समझने के लिए बता रहा हूँ, m बटा s वर्ग, kg गुना m बटा s वर्ग, मतलब इसको m बटा s लिखते हैं। तो इसको अगर सीधा पढ़ते हैं तो मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से पढ़ा जाता है इसको, लेकिन ये m बटा s होता है इसका। तो इस प्रकार यहाँ से m इसके बार वर्ग हुआ, यहाँ पे s m बटा s, उसके बटा में s, तो kg गुना m बटा s वर्ग, ये बल का मात्रक हुआ। तो बल का मात्रक इस प्रकार से होता है। चूँकि हमें उत्तर में ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसको कहते हैं न्यूटन, इसको कहते हैं न्यूटन। तो इसका आंसर हुआ न्यूटन, ऑप्शन ए न्यूटन इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बल लगता है तब क्या परिवर्तन हो सकता है? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी आकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जब बल लगता है तो क्या परिवर्तन हो सकता है? साधारण सी बात समझें, अगर किसी को थप्पड़ मार दें, मतलब बल लग रहा है, थप्पड़ मारे तो बल लगा, तो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, गुस्सा होगा, तुरंत उसमें गुस्सा आ जाएगा, फिर वो भी खींच कर थप्पड़ मारेगा। ये तो हुआ सजीव की बात। अब यहाँ पर तो ये नहीं बताया है कि सजीव होगा या निर्जीव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो थप्पड़ मारे हैं तो उसका तुरंत प्रतिक्रिया गुस्सा हो जाएगा, खींच के मारेगा वो भी। तो इस प्रकार इसमें भी अगर सामान्य भाषा, इसमें विज्ञान की भाषा में समझे तो इसमें दिशा भी चेंज होगा, वेग भी बदलेगा, आकृति भी बदल सकता है उसका। किसी ठोस, अगर किसी वस्तु का, अगर किसी को पत्थर को मार रहे हैं हथौड़े से, तो टूटेगा वो, मतलब उसके विखंडन होगा, मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। मतलब जो बड़ा सा था वो टूट कर दो हिस्सों में टूट गया, उसकी आकृति में चेंज हो गया। और कोई वेग, अगर कोई वस्तु बाल है, बाल इस दिशा में चल रही है, उसको कैच कर रहे हैं, यहाँ पर पकड़ रहे हैं उसको, तो उसको वहाँ रुक जाएगा, वहाँ दिशा में वेग बदल जाएगा और दिशा भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से जब बल लगता है तब दिशा बदल सकता है, वेग बदलता है, आकृति बदलता है। इसलिए इसका उत्तर हुआ डी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऑप्शन सी वस्तु विश्राम में रहेगी। ऑप्शन डी वेग स्थिर रहता है। ये बताना है कि हमें गति का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है? ये क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। गति का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसका उत्तर होगा ये, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये गति का तीसरा नियम है। तो यहाँ पर लिखा है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये गति का तीसरा नियम है। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब सेम सेम लग रहा है, तो इसका उत्तर ये है, बाकी तो इसका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, त्वरण तब होता है जब ऑप्शन ए वेग स्थिर हो, ऑप्शन बी वस्तु रुकी हो, और ऑप्शन सी वेग में परिवर्तन हो, ऑप्शन डी द्रव्यमान कम हो। इसमें बताना है त्वरण के बारे में, मतलब इसको सीधा पूछ रहा है कि त्वरण किसे कहते हैं। ये पूछ रहा है त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण के परिभाषा के अनुसार त्वरण क्या कहता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसको परिभाषा के अनुसार सीधा सीधा ये है ऑप्शन सी, वेग में परिवर्तन हो। इसका उत्तर ये सी है, वेग में परिवर्तन हो तब उसे त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि कोई वस्तु पीछे की ओर जा रही है, यदि कोई वस्तु पीछे की ओर जा रही है तो उस पर आगे की दिशा में बल लगाया जाए तो क्या होगा? ऐसा प्रश्न है। यदि कोई वस्तु पीछे की ओर जा रही है और उस पर आगे की दिशा में बल लगाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए वहाँ रुक जाएगी, वहाँ तेज़ी से पीछे जाएगी। ऑप्शन सी उसकी गति कम हो जाएगी। ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसको बताना है इसका उत्तर। इसका उत्तर होता है सी, उसकी गति कम हो जाएगी। कारण ये है, विपरीत दिशा में बल लगाने से उसके विपरीत दिशा में बल लगाने से उसका जो वेग है, वेग घट जाता है। इस कारण उसकी गति कम हो जाएगी। मतलब उसके विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है उसके आगे की दिशा में, मतलब पीछे की ओर जा रही है तो आगे की दिशा में बल लगाया जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो उसकी वेग घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाली वस्तुओं का पृथ्वी की ओर खींचना क्या कहलाता है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली वस्तुओं का पृथ्वी की ओर खींचना कहलाता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल। इसमें क्या कहलाता है ये बताना है। फिर साफ यहाँ आया, पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को पृथ्वी ये सतह है अपनी ओर खींचती है। जैसे यहाँ पर इस सतह से एक व्यक्ति जो रामुख खड़ा है ऊपर एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, आकाश की ओर फेंक रहा है। एक निश्चित समय के बाद कुछ दूरी तक जाएगा, वो कुछ दूरी तक जाएगा, उसके बाद वो वापस रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वो वस्तु नीचे की ओर सतह की ओर आएगा। इस कारण इसका उत्तर हुआ बी, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर पाए जाने वाली वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ऑप्शन सी kg, ऑप्शन बी न्यूटन। इसको बताना है। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का बल है।
पृथ्वी त्वरण एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। यहाँ खिंचाव, यहाँ जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। अगर सामान्य शब्दों में समझें कि पृथ्वी त्वरण का अर्थ होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, जैसे बाल के उदाहरण लेते हैं, कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी गति बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, अपनी ओर खींच रहा है। तो जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे वो उसका गति बढ़ जाती है। यही गति बढ़ने की दर ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस गति बढ़ने की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो त्वरण का जो मात्रक होता है यहाँ पर, तो उसी का मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक होगा। तो त्वरण का क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये त्वरण का मात्रक है, तो यहीं पर इसका भी गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो गति में परिवर्तन को दर्शाता है जो समय के वर्ग पर आधारित होता है। ये समय है का वर्ग मतलब सेकंड का वर्ग, इस पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग होता है। ऑप्शन ए 809 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, सी है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, डी है 6.7 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये बताना है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड वर्ग होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। और इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर जाती है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गति हर सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, मतलब हर सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। इसका उत्तर ये है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान एक खाली स्थान है, मतलब द्रव्यमान की एक, ऑप्शन ए अदिश राशि है, ऑप्शन बी सदिश राशि है, ऑप्शन सी दूरी है, ऑप्शन डी समय है। ये बताना है। देखो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान में दिशा नहीं होता। अगर किसी वस्तु पर कोई ठोस वस्तु है, जितना ठोस रहेगा उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। इस पर अगर बल लगाएं तो इसमें द्रव्यमान है, तो इसमें अगर बल लगाएं तो ये एक दिशा में गमन करेगा। अगर बल जितना जोर से लगाएं उतना जोर से आगे बढ़ेगा ये। लेकिन इसके द्रव्यमान तो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो स्थिर है, इसी के अंदर है द्रव्यमान, वो तो कहीं नहीं जा नहीं रहा है। तो इसी कारण द्रव्यमान अदिश राशि है, इसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। अगर ये इस बात को समझ गए तो इसको बता सकते हो कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी तो ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल ऊंचाई। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? भार का सूत्र क्या होता है? भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण।
द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, ये भार का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो भार क्या हुआ, भार इस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है, दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो भार, इसका अर्थ उत्तर हुआ सी, दोनों, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका फार्मूला यही होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। इस कारण ये दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में ऑप्शन ए 1/6 गुना होता है, ऑप्शन बी 6 गुना होता है, ऑप्शन सी समान होता है, ऑप्शन डी नहीं होता है। देखो, चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार के तुलना में, पृथ्वी के भार की तुलना, अच्छा, चंद्रमा ए पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर जो उसकी त्रिज्या है वो पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है, जब इसकी त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में कम है, मतलब यहाँ पर इसको मैं छोटा बना दिया, इसको बड़ा बनाना था। इसकी जो त्रिज्या है चंद्रमा की, इसकी तुलना में वो छोटा है। जब यह छोटा है, चंद्रमा छोटा है, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर कम है। गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है लेकिन कम है। पृथ्वी की तुलना में इससे गुरुत्वाकर्षण कम है, इस कारण यहाँ पर 1/6 गुना उसका भार हो जाता है। अगर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, अगर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर इसका 1/6 मतलब 10 किलो का हो जाएगा चंद्रमा पर। इस कारण 1/6 गुना ये उत्तर हुआ, 1/6 गुना ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वीय केंद्र वहाँ बिंदु होता है, ऑप्शन ए जहाँ द्रव्यमान अधिक हो, जहाँ अधिक गुरुत्व बल हो, ऑप्शन सी जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, ऑप्शन डी सभी सही। बताना गुरुत्वीय केंद्र का वहाँ बिंदु होता है। इसका उत्तर है सी, वस्तु जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। यह उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ वह वस्तु संतुलन में रहती है, मतलब इसी बिंदु पर वस्तु संतुलन में रहती है, वो गुरुत्वीय केंद्र है। इसका उत्तर है सी, जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ग्राम। तो बल का मात्रक बताना है, क्या होता है बल, बल बोल रहा था मैं, भार का एसआई मात्रक क्या है ये बताना है। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार जो होता है वो एक बल है, एक प्रकार का बल है भार। तो बल का मात्रक होता है ऐसा न्यूटन होता है, तो इसका भी भार का एसआई मात्रक न्यूटन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु वायु में गिरती है तो उस पर कार्य करता है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी अपवर्तन बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। जब कोई वस्तु वायु में गिरती है किसी गेंद को अगर फेंके ऊपर की ओर तो नीचे की ओर उसका आना संभव रहता है, मतलब फेंकें उसके बाद स्थिर के बाद वो तुरंत नीचे की ओर गिरी, जहाँ पर रुके जैसा होगा वहाँ उसके बाद तुरंत गिरेगा सतह की ओर, तो उस पर
एक बल लगता है जिसके कारण वो नीचे की ओर गिरता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका अर्थ हुआ, मतलब इसका ऑप्शन उत्तर हुआ ए, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अगर कोई वस्तु को हम नीचे छोड़ें, सामान्य से बात, अगर टेबल पर बैठकर हम किसी वस्तु को नीचे की ओर छोड़ दें उसको, मतलब अलग से पकड़कर छोड़ दें उसको, मतलब खाली स्थान में नीचे साइड, कुर्सी पर नहीं छोड़ना है, बगल में छोड़ना है, तो सामान्य सी बात वो नीचे की ओर गिर जाएगा। नीचे की ओर गिरेगा, उसे हवा में तो लटकता नहीं है। अगर चंद्रमा में होता तो हवा में लटक जाता, लेकिन वो हाँ पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर वो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इस कारण वो स्थिर नहीं रहेगा, वो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वस्तु का द्रव्यमान किस स्थान पर समान रहता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी ब्रह्मांड किसी भी भाग में, ऑप्शन डी शून्य में नहीं। तो द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है, यह स्थायी होता है, तो इसका उत्तर होता है सी, ब्रह्मांड किसी भी भाग में वो समान रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर कार्य करता है? बल दूरी पर कार्य करता है। ऑप्शन ए स्पर्श बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी कोई नहीं। यह है बी, उत्तर बी, गुरुत्वीय बल दूरी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बल को किसके अनुसार परिभाषित करता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बल को किसके अनुसार परिभाषित करता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बल को किसके अनुसार परिभाषित करता है, ये हमें बताना है। इसका उत्तर हुआ डी, दोनों बी और सी, द्रव्यमान और दूरी। बल को द्रव्यमान और दूरी के अनुसार परिभाषित करता है गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बल को द्रव्यमान और दूरी के अनुसार परिभाषित करता है। यहाँ पर गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल अनुकरणानुपाती m1 गुणित m2 इसके बटा में r वर्ग। इस प्रकार से गुरुत्वीय बल होता है, द्रव्यमान और दूरी के अनुसार परिभाषित होता है। अगला प्रश्न है, वजन का परिवर्तन कब होता है? वजन का परिवर्तन ऑप्शन ए तापमान बदलने पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान बदलने पर, ऑप्शन सी स्थान बदलने पर, ऑप्शन डी ऊष्मा देने पर। वजन का परिवर्तन होता है स्थान बदलने पर। इसका उत्तर हुआ गुरुत्वीय त्वरण बदलने से वजन बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण अगर बदल दें, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण है, गुरुत्वीय त्वरण बदलने से वजन बदलता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है गुरुत्वीय त्वरण बदलने पर वजन बदलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए वस्तुएं, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन डी तरंगे, ऑप्शन डी कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी को प्रभावित करता है, वस्तुओं को तो प्रभावित करता ही। जब कोई ऊपर से कोई गेंद फेंके तो नीचे की ओर आता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आता है वो प्रकाश को भी प्रभावित करता है, तरंगों को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार इसका उत्तर है डी कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल इन सभी को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश को भी नहीं छोड़ता, इसको भी प्रभावित कर देता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है, साफ नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, हाँ अब साफ दिख रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है। ऑप्शन ए आकर्षण बल, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसी को उदाहरण ले लेता हूँ मैं भी।
इसी का उदाहरण ले लेते हैं। गेंद को ऊपर फेंकें तो नीचे की ओर आता है। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और किसी वस्तु को नीचे की ओर यहीं पर छोड़ देता है, वस्तु को पकड़ा यहीं पर छोड़ दिया, तो कहाँ गिरेगा वो? यही सतह पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब उसको आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। उसको प्रतिकर्षण बल तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब आकर्षित कर रहा है नीचे की ओर से। इस वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, तभी वो नीचे की ओर गिर जाता है, सतह में गिर जाता है। ये भी वस्तु नीचे की ओर उसको आकर्षित करता है, जिस कारण नीचे की ओर गिरता है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल कहा जाता है। आकर्षण बल को भी कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। यह हमेशा वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। जो आकर्षण बल जो होता है वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी गति। इसका उत्तर है सी द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मतलब ये। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरण की अनुपस्थिति होने पर गति होती है। ऑप्शन ए बढ़ती हुई, ऑप्शन डी घटती हुई, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी रुक जाती है। त्वरण की अनुपस्थिति होने पर वस्तु समान होती है, उसकी गति समान होती है। गति त्वरण अगर नहीं है, किसी वस्तु पर अगर त्वरण नहीं लग रहा है तो उसकी गति समान हो जाती है। अनुपस्थिति में नहीं रहा, त्वरण अगर नहीं है, त्वरण नहीं लग रहा है, तो वस्तु समान गति से गति करती हुई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि प्रारंभिक वेग शून्य हो जाए और त्वरण हो तो वस्तु की गति होगी। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी बढ़ती हुई, ऑप्शन डी रुक जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर प्रारंभिक वेग अगर शून्य हो तो लेकिन त्वरण हो, वेग हो शून्य हो लेकिन त्वरण हो, तो वस्तु की गति क्या होगी? इसका उत्तर है बढ़ती हुई। प्रारंभिक वेग शून्य है लेकिन उस पर त्वरण कार्य कर रहा है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन कब होगा? जब वस्तु गति कर रहा होगा, वस्तु बढ़ रहा होगा ना, वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण तो है, तो उसकी गति होगी बढ़ती हुई। और वेग में परिवर्तन मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मतलब यहाँ पर अगर 1 सेकंड ले रहे हैं, 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है। 2 सेकंड ले तो वो भी एक निश्चित समय के बाद में मीटर में बदल जाएगा। वो भी मतलब वो मीटर कुछ दूरी पर चला जाएगा, वो भी उसका मीटर भी बढ़ जाएगा। मतलब ये वेग में परिवर्तन के अनुसार होता है। वेग में परिवर्तन अगर त्वरण हो रहा है, मतलब वहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसका बढ़ता हुआ चलेगा, वो उसकी गति बढ़ जाएगी, बढ़ती हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु पर शून्य बल लगने पर, तो एक वस्तु शून्य बल लगने पर ऑप्शन ए वेग बढ़ता है, ऑप्शन बी गति बढ़ती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी दिशा बदलती है। कोई वस्तु है यहाँ पर रखे हैं, कोई वस्तु को, इस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, स्थिर है, गतिमान नहीं है, स्थिर है। तो इस पर अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उत्तर है कोई परिवर्तन नहीं। अगर बल शून्य है तो उसमें कोई गति भी नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो वह स्थिर की बात। यदि वस्तु ऐसा गति कर रही है तो उसमें क्या होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा उसमें भी।
जा रही है अपने वेग से कोई वस्तु। अगर साइकिल चला रहे हैं तो अगर ब्रेक लगा मतलब उसमें बल लगे हैं, बल लगाया, जब साइकिल चला रहे हैं तो उसमें ब्रेक लगाया तब उसको बल लगा तो रुक जाएगी, बल लगाने पर रुक जाएगा साइकिल। अगर बल नहीं लगाएंगे तो चलता रहेगा वो। इस प्रकार से वो स्थिर और गतिमान दोनों में चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन प्रश्न है, 1 न्यूटन बल वह है जो ऑप्शन ए 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग तुरंत देता है, ऑप्शन बी 1 मोल पदार्थ खींचे, ऑप्शन सी 1 किलोमीटर धकेले, ऑप्शन डी 1 सेकंड के लिए कार्य करे। न्यूटन बल क्या है? बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है तो त्वरण क्या होता है? ये त्वरण हो गए द्रव्यमान का मात्रक होता है। ये द्रव्यमान को मापते हैं केजी से, इसका होता है द्रव्यमान का मात्रक mg वर्ग मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो अगर इस पर अगर कहें, अगर किसी वस्तु को 2 किलो है तो 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण देता है। यदि 1 किलो है तो उसको 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण देगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर हुआ ए। 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण देता है। 1 न्यूटन बल लगा वहाँ है, इसका उत्तर यही होगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण देता है। यहाँ पर 1 न्यूटन बल को परिभाषा बता रहा है इसका। तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। द्रव्यमान केजी में होता है और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इस प्रकार से ये हो जाता है कि 1 किलो अगर 2 किलोग्राम में कोई वस्तु है तो उसको 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की ओर त्वरण देता है। अगर 1 किलो का होगा तो 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण देता है। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर, ऑप्शन सी वस्तु की आकृति पर, ऑप्शन डी गति पर। इसका उत्तर बताना है क्या हुआ। इसका उत्तर होता है पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर। इसका उत्तर ये है। यहाँ पर पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर। अगर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो उसका जो द्रव्यमान g होगा गुणित m/r। अच्छा नहीं दिख रहा था क्या? यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इस गुरुत्वीय g इक्वल टू g गुना m/r वर्ग। ये त्रिज्या है, द्रव्यमान है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। g इक्वल टू होता है कैपिटल G गुना m/r वर्ग। ये त्रिज्या है, त्रिज्या m है, द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान साधारण द्रव्यमान नहीं बता रहे हैं, किसी वस्तु का नहीं कह रहे हैं हम, पृथ्वी का द्रव्यमान कह रहे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान और ये त्रिज्या हुआ। पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान की बात चल रहा है। यहाँ पे वस्तु का बात नहीं कर रहे हैं हम, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिज्या होगा r वर्ग। तो गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर इसका मान होगा। अगला प्रश्न है। किसी स्थान पर g = 0 हो, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो तो हो सकता है क्या होगा? समुद्र तल पर इसका प्रश्न बोल रहा है किसी स्थान पर g = 0 हो, मतलब इसे बताना है किसी स्थान पर 0 हो सकता है। समुद्र तल पर क्या समुद्र तल पर g = 0 हो सकता है? क्या पृथ्वी के केंद्र पर g = 0 हो सकता है? क्या सी ऊंचाई पर g = 0 हो सकता है? क्या डी बोलते हैं वायुमंडल में, क्या वायुमंडल में g = 0 हो सकता है? ये पूछा जा रहा है कि
क्या समुद्र तल पर g=0 हो जाएगा क्या, या पृथ्वी के केंद्र पर g=0 हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा क्या, क्या ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा क्या, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल, जो गुरुत्वीय बल होता है संतुलित हो जाता है, इस कारण g=0 हो जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसको बताना है। तो इसका उत्तर होता है बी घटता है। पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल कम हो जाता है। ऊंचाई पर जो है ना गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, जिससे गुरुत्वीय बल, यहाँ पर गुरुत्वीय बल, ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल कम हो जाता है। ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल कम हो जाता है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण g भी घटता है। बल कम हुआ तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि गुरुत्वीय त्वरण g=0 हो जाए तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी असीमित होगा, ऑप्शन सी 0 होगा, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाए तो वस्तु का भार, हम यहाँ पर वस्तु का भार ज्ञात कर रहे हैं। पिछले में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के देखे हैं, इसमें वस्तु का भार देख रहे हैं। पिछले दो देखे थे कि g=0 कहाँ पर होगा, या एक और प्रश्न में देखे थे कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाए तो वस्तु का भार क्या होगा, इसको बताना है। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी असीमित होगा, ऑप्शन सी 0 होगा, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका उत्तर सीधा 0 होगा। भार इक्वल टू होता है भार होता है द्रव्यमान गुणित g गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण g। यहाँ पर अगर क्या बोला जा रहा है, g अगर 0 हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाए तो m गुना 0, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मतलब भार भी 0 हो जाएगा। भार भी 0 हो जाएगा, इसका उत्तर है 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नों का उत्तर देखे हैं, MCQ देखे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।